गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी आगे और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैम हाँ जी बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी भी बेटा आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मतलब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है या बस हमारे बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं ऐसे? नो मैम, बस ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार बेटा ग्रुप में भेज दें तो शायद मैम आपकी कुछ हेल्प कर पाए। ठीक है, आप अपने फोन का स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, बाकी इसके लिए ओके। यही है कि बच्चों, सभी बच्चों के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि अपना जो डेटा होता है वो बचा के रखा करें। कब कब? तो जब जब आपकी क्लास है। देखो, एक तो मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को 3 दिन क्लास होती है। तो आप कोशिश किया करें कि 3 दिन, इन 3 दिनों में आप सुबह से ही अपने मोबाइल के डेटा को बिल्कुल कम कम यूज करें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी दिक्कत कब आती है, या तो इंटरनेट खत्म होने वाला हो या तो नेटवर्क इशू हो। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं क्लास को शुरू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म कैसे की जाती है। एक बार फिर से इसका कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि काफी बच्चे अभी मुझे नए भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो बात होती है फैक्टराइजेशन की कि ये फैक्टराइजेशन क्या है। बाद में हम बात करेंगे टर्म्स की और फिर हम बात करेंगे रीग्रुपिंग की। ठीक है, 3 शब्द इसमें है, 3 वर्ड्स इसमें है जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा कोई नंबर है 45 और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम कहेंगे 9 5 जा 45। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 45 एक नंबर था, इसको मैंने छोटे छोटे नंबर में तोड़ के जो है इसके फैक्टर बना लिए हैं। लेकिन अगर ये तो इसके फैक्टर है, 9 × 5 45 के फैक्टर हैं। अगर मैं बोलूं कि 45 के प्राइम फैक्टर्स बताओ तो क्या होंगे? बताइए जरा, प्राइम फैक्टर्स यहीं से निकलेगा, प्राइम फैक्टर भी निकलेंगे। मैम 3 × 3 × 5। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 हमें यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं दिख रहा था तो हमने सोचा कि 9 को भी तोड़ देते हैं। 9 को तोड़ा तो आ गया 3 × 3 और 5 तो था ही ऐसे कैसा। तो इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स किसके, 45 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 × 3 × 5। तो बात करें नंबर की, तो नंबर की फैक्टराइजेशन ऐसे की जाती है। बात करें अगर हम वेरिएबल्स की, तो मान लो मुझे कहा है कि एक वेरिएबल h है और h की पावर 4 है, तो इसके फैक्टर्स मैं कैसे बनाऊं? तो बिल्कुल सिंपल है, हमने यहाँ पे h को उतनी बार लिखना है जितनी इसकी पावर है। h की पावर 4 है तो इट मींस हम h को जो है वो 4 बार लिखेंगे और बीच में जो साइन है वो होगा मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, नंबर को फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, वेरिएबल की फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। अब अगर हमें कहीं पे नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ मिल जाए, मतलब कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 15 x की पावर में 2, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने नंबर की फैक्टराइजेशन करो, 15 को तोड़ो, 15 टूट जाएगा आपका 5 × 3 में, और x की भी, x स्क्वायर की भी फैक्टराइजेशन कीजिए तो वो आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x। x को 2 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x की पावर में जो है वो 2 है, इसलिए x कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। यशिका, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब अगर आपको थोड़ा सा और टफ कर दिया जाए, आपको क्वेश्चन आ गया कि 3x की पावर 5 प्लस 9x, तो इसको कैसे आप फैक्टराइज करेंगे? तो इन्हीं को फैक्टराइज करना हमने सीखा था अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, तो अभी हमने ना तो सिर्फ नंबर को फैक्टराइज करना है, ना तो सिर्फ वेरिएबल को, बल्कि अपने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हमने इधर जो है वो फैक्टराइज करना है बेटा। जैसे प्राइम फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर तो सिंपल है, प्राइम नंबर जो हम यूज करेंगे उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि 9 × 5 किया तो उससे क्या हो गया, 9 × 5 करके 9 टूट गया 3 × 3 में और 5 का 5 ही रहेगा, तो हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर कोई नहीं रहना चाहिए, इतना छोटा तोड़ दो कि और ना टूट पाए। अब 3 के फैक्टर बनाना चाहे तो 3 के फैक्टर तो नहीं बनेंगे, तो इसको नहीं तोड़ सकते। तो फाइनल ये है, प्राइम फैक्टर्स ये है। ठीक है, तो ये सब हमें वैसे भी पता था पहले से, मतलब जहां तक हमने यहां तक जो किया। लेकिन अब अगर बात आती है इसको सॉल्व करने की, इसकी फैक्टराइजेशन करने की, तो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व, कोई कुछ कह रहा है? मैं
यस मैम। मैम जो भी आपने अभी पढ़ाया है क्या आप रिपीट कर देंगे, क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। नंबर की फैक्टराइजेशन करनी हो तो ऐसे की जाती है, 45 को तोड़ दिया 9 इंटू 5 में, इसको और तोड़ दिया 3 इंटू 3 इंटू 5 में, ठीक है। फिर हमने देखा कि वेरिएबल की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, तो वो होता है कि वेरिएबल की जितनी पावर है उसको उतनी बार लिख लो। h की पावर 4 थी तो h को हमने यहाँ पे 4 बार लिख दिया। फिर बात करें इसकी तो 15x², इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसमें हम पहले नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर अपने वेरिएबल्स की फैक्टराइजेशन करते हैं और हमारे पास जो है वो फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा आपको ऐसे नजर आ जाए जिसमें कि जैसे कि ये वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हम यहाँ पे सीख रहे थे अभी। आपने लिखा है 3 इंटू, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। तो क्या करते हैं हम, इनकी फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले फर्स्ट टर्म के फैक्टर बनाएंगे, फिर सेकंड टर्म के फैक्टर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अपनी फर्स्ट टर्म के फैक्टर। इसको लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार x लिखा जाएगा मैम 5। 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बात करें 9x की तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, मैम मैम 3 इंटू 2x। x, ठीक है। ठीक है, यहां तक सभी ने कर दिया होगा, यहां तक आप सभी को समझ भी आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जो इन दोनों में कॉमन होगा उसको कॉमन लेना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो मैंने देखा इसके पास भी एक 3 है, इसके पास भी एक 3 है, तो यहां से मुझे 3 कॉमन मिल जाएगा। इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, तो यहां से मुझे x भी कॉमन मिल जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, यहां पर x जो है वो 5 बार है, यहां पर x सिर्फ 1 बार है। तो जब हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो हम देखते हैं लीस्ट नंबर उसका कितना है, लीस्ट नंबर, ठीक है। x यहाँ पे लीस्ट 1 बार था तो हम एक ही x को कॉमन लेंगे। हाईएस्ट 5 बार था, 5 बार तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 5x ये तो हमें दे देगा, लेकिन ये 4x कहां से लेकर के आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि लीस्ट नंबर देखो और उसको कॉमन लो। जैसे कि सेम यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे 2 बार था, 3 यहाँ पे 1 बार है, लीस्ट नंबर ऑफ 3 है 1। सबसे कम संख्या में 3 हमें कहाँ मिला, तो एक ही बार मिला, तो हम इसको एक बार ही कॉमन ले पाएंगे। ये सभी को समझ आ गया मैंने क्या लाइन कही यहाँ पे, डाउट है तो पूछ ले अभी के अभी। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, 3x हमने कॉमन ले लिया है दोनों ही टर्म्स से। तो 3x कॉमन ले लिया तो उसको एक बार बाहर लिख लो, बाहर लिख लिया। जो चीज कॉमन ली जाती है उसको हम बच्चों बाहर लिखते हैं और कॉमन लेने के तुरंत बाद एक ब्रैकेट आपने शुरू कर देना है। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर वो चीजें आएंगी जो फर्स्ट टर्म के पास बच रहा है 3x को कॉमन लेने के बाद, ठीक है। जब मैंने अपनी फर्स्ट टर्म से 3 भी कॉमन ले लिया, एक x भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बच रहा है फर्स्ट टर्म में, मैम x की पावर 4। x बच रहा है कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। और बात करें अपनी सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में एक बार 3, एक x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, मैम 3, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम आखिरी बार लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3x बाहर ऐसे का ऐसा, और अंदर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हमने जो है इस टर्म को यहां से यहां तक जो भी था इसको हमने फैक्टराइज करके ऐसे जो है वो लिख लिया है, ठीक है। तो ऐसे की जाती है फैक्टराइजेशन, और इस मेथड का नाम क्या था, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। लेकिन आज जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, जिसका नाम है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है।
टर्म्स को रीग्रुपिंग करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसको पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। When we arrange the terms to simplify the factorization, it is called regrouping। ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी फैक्टराइजेशन को इजी बनाने के लिए अपनी मर्जी से टर्म्स को आगे पीछे लिखते हैं, उसको कहा जाता है रीग्रुपिंग, और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वापस से इस डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं हम। चलो, तो मैंने यहाँ पर, हमें यहाँ पे चार चीजें दिख रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में क्या चीज है जो कॉमन है, चारों की बात बच्चों यहाँ हो रही है, तो ध्यान से अपना आंसर दीजिएगा। चारों में क्या चीज कॉमन है? मैम कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग, कुछ कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉबेरी इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज तो सिर्फ इसी के पास है। एप्पल इसी के पास है। बनाना की बात करें तो इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इन दोनों के पास तो नहीं है। तो जब तक वो चीज जिसको आप कॉमन लेने के बारे में सोच रहे हो, जब तक वो आपको सभी में नजर नहीं आएगी, तब तक आप उसको कॉमन जो है वो नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा? जब तक आपको कोई चीज सभी टर्म्स में नजर नहीं आएगी, तब तक उसको कॉमन नहीं लेना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो सभी के पास हो, तो मैं कहूंगी चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर चारों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने अपने क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखा, तो हमने ये पाया कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के पास एक चीज कॉमन है, और सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म के पास भी एक चीज कॉमन है। तो बात करें फर्स्ट और थर्ड की, तो क्या कॉमन है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। सेकेंड और फोर्थ टर्म की, तो क्या कॉमन है? बनाना। तो इसी आधार पर, इसी बेसिस पे हमने क्या किया, हमने जो है इन सभी की रीग्रुपिंग कर दी, इनके हमने नए ग्रुप बनाए। ठीक है, इनके हम क्या करेंगे? नए ग्रुप बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं डेफिनेशन में। रीअरेंज द टर्म्स टू सिंप्लीफाई द फैक्टराइजेशन। अपनी मर्जी से टर्म्स को रीअरेंज करो। मेरे पास चार चीजें हैं, है ना, मेरे पास देखिए चार टर्म्स हैं। मैंने क्या किया? मैंने देखा कि फर्स्ट और थर्ड आपस में इनके पास कॉमन है, सेकंड और फोर्थ में भी कुछ कॉमन है, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड का एक ग्रुप बना लेना है, और सेकंड और फोर्थ का दूसरा ग्रुप बना लेना है। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ मुझे कॉमन दिख रहा था। तो देखते हैं आगे कैसे किया। फर्स्ट टर्म ये थी, ऐसे कैसे लिखी? ये थर्ड नंबर पे है, इसको उठा करके मैं सेकंड नंबर पे ले आई, और ये सेकंड नंबर पे है, इसको उठा करके मैं थर्ड नंबर पे ले आई। लेकिन जब मैंने ऐसा किया, तो मैंने एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखा कि थर्ड टर्म माइनस की है, तो जब मैं इसे उठाऊंगी, इसकी जगह चेंज करूंगी, तो यहाँ पर माइनस की ही ये रहेगी। और सेकेंड टर्म प्लस की है, तो जब मैं इसे यहाँ से उठाऊंगी, इसकी जगह बदलूंगी, तो ये प्लस ही रहनी चाहिए। ठीक है, ये सभी को समझ आया? क्या हुआ? हमने इनके बस ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के लिए जरूरी था कि मैं टर्म्स को आगे पीछे लिखूं। आगे पीछे लिखने के लिए जरूरी था कि इनके साइन का ध्यान रखा जाए, इनके साइन को अपनी मर्जी से ना बदला जाए। ठीक है, तो ये कर ली हमने इसकी रीग्रुपिंग। ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन में भी करेंगे। जिन टर्म्स के पास कुछ कुछ कॉमन होगा, उनका एक पेयर बना लेंगे, और जो बच गया उनका दूसरा पेयर बना लेंगे। अब क्योंकि हमने इनकी पेयरिंग कर ली है, इनकी अलग अलग जोड़ियां बना ली है कॉमन चीज के आधार पर, तो इनको सॉल्व भी हम 2-2 के जोड़े या 2-2 के पेयर्स में ही करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। क्या किया हमने? अब हमने देखा कि इन दो टर्म्स में क्या चीज है जो कॉमन आ रही है, उसको हम एक बार बाहर लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में स्ट्रॉबेरी कॉमन थी, तो स्ट्रॉबेरी को हमने लिख दिया है बाहर। जैसे ही कॉमन चीज को बाहर रखोगे, उसके तुरंत बाद जो है वो आपने क्या करना है, उसके तुरंत बाद आपने ब्रैकेट शुरू कर देना है। स्ट्रॉबेरी कॉमन थी, बाहर लिख लिया, तुरंत बाद एक ब्रैकेट शुरू कर दिया। ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखी जाती हैं बच्चों जो कॉमन के अलावा बचती है। फर्स्ट टर्म के पास स्ट्रॉबेरी के अलावा क्या बचा? एक ऑरेंज, तो यहां लिख दिया। सेकेंड टर्म के पास स्ट्रॉबेरी के अलावा क्या बचा? कोकोनट, तो उसे हमने यहां लिख दिया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। और यहां पर देखें तो
इन दोनों में बनाना कॉमन था, वो हमने उठा करके बाहर रख दिया है और फटाफट से ब्रैकेट शुरू कर दिया है। थर्ड टर्म के पास बनाना के अलावा एक एप्पल बच रहा था तो एप्पल अंदर लिख दिया, और फोर्थ के पास बच रहा था पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल भी यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो बस ऐसा हमने करना है अपने क्वेश्चन में भी कि जो चीज कॉमन आएगी दो दो के पेयर में उसको बाहर लिखते जाना है और अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ सके। ठीक है चलो, क्वेश्चन हमारे सामने ये है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। सबसे पहली बात तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या इन सभी में कुछ कॉमन है। बताइए, क्या चारों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम नो मैम। जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसके पास क्या कॉमन होता है? मैम मैम वन। 1। नथिंग। ठीक है। नथिंग। हाँ, देखने में कुछ नहीं है, कहने में नथिंग, लेकिन लिखने में हमेशा 1। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में काफी डिस्कस किया था। तो लिखने में 1। तो अच्छा, पीछे क्यों नहीं लिखा 1? क्योंकि ये तो फ्रूट्स थे, फ्रूट्स में हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो मैथ वाली टर्म्स रही है, ये तो फ्रूट्स है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं कहा कि 1 कॉमन है। लेकिन हाँ, मैथ में हम कहेंगे कि देखने में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा लेकिन होने में कॉमन है 1। ठीक है, लेकिन तो 1 कॉमन ले भी लेते हैं, अगर सबसे मैंने 1 बाहर कॉमन ले भी लिया तो भी मेरा आंसर तो अंदर यही आएगा, इसकी तो फैक्टराइजेशन ही नहीं हुई। तो इसका मतलब चारों में कुछ खास कॉमन नहीं है, तो हम इसको उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे ग्रुप्स, हमने करनी है इसकी रीग्रुपिंग। तो बताइए, किस किस की आप ग्रुपिंग करना चाहोगे, किस किस की आप पेयर बनाना चाहोगे? सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड की। थर्ड। थर्ड और और सेकंड। फोर्थ। थर्ड और हाँ। फोर्थ। ठीक है, चलो तो एक पेयरिंग हो गई आपकी, ऐसे मैं लिख लेती हूँ कैसे हो गई। जैसा आपने कहा कि 2xy और 2y का एक पेयर बन गया और 3x प्लस 3 का एक पेयर बन गया। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अभी आपने y के बेसिस पे पेयरिंग की होगी तो हमारे पास इन दोनों की पेयरिंग हो गई। अगर मैं आपको कहूं कि x के बेसिस पे पेयरिंग कीजिए तो बताओ 2xy के साथ किसकी पेयरिंग होगी? मैम 3x। 3x। ठीक है, और कौन बच गया? तो बच गया हमारे पास 2y प्लस में 3। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि क्या हुआ। देखो, हमें पता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि चारों में तो कुछ कॉमन है नहीं। जब चारों में कुछ कॉमन नहीं है तो दो दो के हम यहाँ पे जोड़े बनाते हैं, दो दो के हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। एक मिनट, ठीक है, दो दो की हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2xy और 2y में 2 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी इसकी पेयरिंग कर सकते हो। अगर इन दोनों का एक ग्रुप बनाया तो इनका बन गया सेकंड ग्रुप। और फिर मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर एक और चीज देखें तो एक और पेयरिंग हो सकती है, एक और ग्रुप बन सकता है, किस किस का? तो 2xy और 3x का। कैसे? क्योंकि इसके पास भी तो x है और इसके पास भी तो x है। x के आधार पे पेयरिंग करो, x के बेसिस पे पेयरिंग करो तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का ग्रुप बनेगा। y के आधार पे, y के बेसिस पे पेयरिंग करो तो फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो इससे हमारा आंसर तो हर बार अलग अलग आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको पेयरिंग करनी है, आप किसी भी तरह से पेयरिंग करो, एट द एंड दोनों ही केसेस में आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास तो इसको हम ट्राई भी करेंगे अभी। ठीक है, पेयरिंग जैसे मर्जी कर लो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर जो है वो दोनों में सेम आएगा। तो अभी हम करते हैं पेयरिंग y के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट केस लिया, इसको सॉल्व करते हैं। दो दो के ग्रुप बने हैं, सबसे पहले तो इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। पेयरिंग कर ली, अब फैक्टर बनाओ तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो, और 2y की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया। 3x की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स, और 3 का 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्योंकि अब हमने ग्रुप बना लिए हैं तो कॉमन भी हम बस दो दो के पेयर में ही लेंगे, चारों में कॉमन ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताइए पहले और सेकंड टर्म में क्या क्या चीजें कॉमन है?
मैम 2y और 2 y and y. ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से y कॉमन आ गया, दोनों के पास 2y कॉमन आ गया, तो कॉमन चीज ले ली, फटाफट से ब्रैकेट लगा दो। अब बताइए 2y कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म के पास क्या बच रहा है, मैम x. X. और सेकंड टर्म के पास क्या बच रहा है, मैम x कुछ 1। बिल्कुल सही, 1 बच रहा है। देखो, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हमें कभी ऐसा नजर आता है कि हमारी तो पूरी की पूरी टर्म ही खत्म हो गई, सब कुछ कॉमन आ गया, सब कुछ बाहर चला गया, तो इसकी जगह पे हम कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, हमेशा यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फैक्टर हम बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो, 15 को मैंने तोड़ा 5 into 3 में, तो 15 को मैंने तोड़ के 5 into 3 लिखा, तो मैं यही चाहूंगी कि जब मैं 5 into 3 को वापस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर वापस से 15 ही आए, मैं यही चाहूंगी, तभी तो 15 के फैक्टर कहलाए जाएंगे। अगर 15 को तोड़ के आ रहा है 5 into 3, 5 into 3 को मल्टीप्लाई करने पर 15 ही आना चाहिए। तो सेम यहां पर भी होता है कि अगर इसकी फैक्टराइजेशन करने पर 2y x प्लस वन आता है, तो अंदर इसको वापस से मल्टीप्लाई करने पर ये चीज वापस आनी ही चाहिए। अगर आती है तो आप कहेंगे फैक्टराइजेशन सही हुई, अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे फैक्टराइजेशन ही गलत है। इसलिए अगर हमारी कोई टर्म पूरी की पूरी बाहर कॉमन आ जाए तो उसकी जगह पे हम 0 ना लिख करके हमेशा ही 1 लिखते हैं, क्योंकि हमें वापस से भी तो मल्टीप्लाई कभी ना कभी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ जाए तो अंदर 1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, मैम 3. 3 3, तो 3 लिख दिया। 3 कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, X. Plus और 1. सेकंड टर्म के पास मैम One. +1। वेरी गुड, प्लस का 1, क्योंकि पूरा का पूरा 3 बाहर कॉमन आ गया था, तो पूरी चीज खत्म हो गई, तो हम कहेंगे 0 नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से बिल्कुल यहाँ पर कि अभी भी क्या हम इन दोनों टर्म से किसी को कॉमन ले सकते हैं, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. X plus 1. बिल्कुल सही, X x प्लस plus 1. वन को, तो x प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो फटाफट से ब्रैकेट शुरू कर दें। फर्स्ट टर्म में x प्लस 1 कॉमन लेने पर क्या बचा, Ma'am, 2y. 2y, 2y. और यहाँ पर क्या बचा, Ma'am, plus 3. 3। Ma'am, चलो plus नोट कर लो, इस आंसर को नोट कर लो, x प्लस 1 2y प्लस 3, ये आया जब हमने y के अकॉर्डिंग पेयर बनाए थे। ठीक है, x प्लस 1 2y प्लस 3। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पेयरिंग करेंगे x के बेसिस पे, फिर चेक करेंगे कि आंसर दोनों केसेस में सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मैंने मिटा दिया है, देखते हैं अपना दूसरा वाला करके। अब हमने x के बेसिस पे पेयरिंग करनी है, तो इसकी पेयरिंग 2xy की पेयरिंग किसके साथ होगी, आपने कहा 3x के साथ, तो करते हैं प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस 2y प्लस 3, ये दोनों बच गए, इसकी पेयरिंग हो गई इससे, तो इसकी हो जाएगी इससे। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो इसके फैक्टर बना लो, 2 into x into y प्लस 3 into x प्लस 2 into y प्लस 3। ठीक है, ये हमने पेयरिंग की किसके बेसिस पे, तो x के बेसिस पर। अब बताओ फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या चीज है जो कॉमन आ रही है, मैम x सिर्फ x, ओनली x। तो फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, मैम 2y प्लस 3। ठीक है 2y प्लस 3। और बात करें अपनी सेकंड टर्म की, तो इन दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, Ma'am, 1. 1। वेरी गुड, भी किया, जिसके पास कुछ कॉमन ना हो उसके पास हमेशा 1 हम लिखते हैं। देखने में कॉमन कुछ नहीं, पर लिखने में हमेशा 1 लिखना है। तो अगर फर्स्ट टर्म में 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, Ma'am, 2y. 2y, मैम और 2y यहाँ पर से 1 कॉमन लिया, 3 का Ma'am, 3 3 बचेगा और कुछ नहीं, क्योंकि 1 है यहाँ पे। तो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज कॉमन ले सकते हैं, जो कि है 2y प्लस 3। इसको बाहर ले लीजिए, कॉमन आ गया 2y प्लस 3। फर्स्ट टर्म के पास बचा x, सेकंड टर्म के पास बचा 1। बताइए हमारा पिछला आंसर क्या आया था, मैम यही आया था। Ma'am, यही है. Ma'am, ये same. था और ये बाद में था।
इतना ही डिफरेंस है कि बाद वाला ब्रैकेट पहले और पहले वाला ब्रैकेट बाद में, पर देखा जाए तो दोनों ही आंसर सेम है। क्यों? क्योंकि आप 4 5 जा करो या 5 4 जा करो, बात तो एक ही है। पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करे या दूसरा ब्रैकेट पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करे, आंसर तो सेम ही आएगा, बात तो सेम ही है। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन में जब आप ग्रुपिंग करोगे उसके लिए कोई हार्ड रूल नहीं है, जैसे आपने ग्रुप बनाने हैं बनाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एंड में आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यह क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे ही किया जैसे हमने किया कि कुछ भी कॉमन नहीं था चारों में, तो कर देते हैं इनकी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने पर इन्होंने देखा कि हाँ कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, फैक्टराइजेशन कर ली, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करने पर इन दो में कुछ कॉमन आएगा, इन दो में कुछ और कॉमन आएगा, है ना। वैसे करते करते फिर इन्होंने देखा कि एंड में ये जो x + 1 है इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारे पास आंसर आया था और इनका भी आंसर सेम यही आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 1 मिनट, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैंने लिख रखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें। चलो क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, एल बी का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर प्लस एल सी का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, देखो पेयरिंग जैसे मर्जी कर लो आपका आंसर सेम आएगा। एल के हिसाब से करनी, एल के हिसाब से कर लो, एल के हिसाब से करोगे तो इसकी और इसकी पेयरिंग होगी। बी स्क्वायर के हिसाब से करना चाहो तो बी स्क्वायर के हिसाब से कर लो, तो पेयरिंग इसकी और इसकी होगी। चलो अब देख लीजिए, जैसे मर्जी आप पेयरिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। दोनों केसेस में आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए जिसका भी आंसर हो जाए वो मुझे अपना आंसर चैट बॉक्स में बता देना या माइक ऑन करके बता देना। हाँ जी मैम वो मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो आपने ये क्वेश्चन दिया है करने के लिए अभी? हाँ, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि एल बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर को आपने फैक्टराइज करना है, पेयरिंग करनी पड़ेगी, इसमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अगर आप एल के बेसिस पे ग्रुप बनाना चाहते हो तो इसकी ग्रुपिंग लास्ट वाली टर्म के साथ होगी, लेकिन अगर आप बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना चाहते हो तो इसका ग्रुप बनेगा एम बी स्क्वायर के साथ। किसी भी तरह से कर लो, एट द एंड आप सभी का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए। बेटा कॉपी में अभी चेक नहीं करूंगी क्योंकि कॉपी चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप फटाफट से चैट में बता दीजिए या माइक ऑन करके बता दीजिए। मैम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एल प्लस एम। एल प्लस एम, ठीक है। और किसी का अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं, या इससे अलग आंसर आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 9:02 पे मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, हमें पोल में भी क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं इसे सॉल्व करना शुरू कर हेलो दूंगी तब मैम। तक के लिए। हाँ, ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है, प्लस ब्रैकेट एल प्लस एम। मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है कि दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है? हम दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो इनका आंसर भी ऐसा ही आ रहा है। हाँ जी मैम ब्रैकेट बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अभी बताएं शुरू से। मैम ब्रैकेट में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में एल एल प्लस प्लस एम। एम। ठीक है, बहुत से बच्चों का ऐसा आ रहा है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चैट में, तो चैट में भी ठीक है। यस मैम यही आ रहा है। चलो तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं और करते हैं सॉल्व। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी मैंने कहा कि पेयरिंग देख लो कैसे करनी है। मैं यहाँ पे पेयरिंग कर रही हूँ एल के हिसाब से, तो पेयर बन जाएगा एल बी स्क्वायर का और एल सी स्क्वायर का। ठीक है,
और बाद में यहाँ पे हमारे पास आ गया एक mc² अलग बच गया और mb² अलग बच गया। ठीक है, अब हमने देखा, अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है कि L ही कॉमन आएगा, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फटाफट से हमने देख लिया कि L कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल दो, है ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से L को बाहर लिख दिया। तो फर्स्ट टर्म के पास क्या बच गया, बताइए? नमस्ते। और c²। देखो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो इसके पास क्या बच गया, b² और दूसरे के पास मतलब सेकंड टर्म के पास c²। ठीक है, और प्लस का साइन लगा दीजिए यहाँ पर। इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है, और इसको अंदर डालो तो यहाँ पर बच गया c² प्लस b²। अब देखो, अब यहां से हम इसको कॉमन लेंगे b² प्लस c² को, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, 5 + 9 करो या 9 + 5 करो, दोनों बराबर ही तो होते हैं। तो इसका मतलब b² प्लस c² करो या c² प्लस b² करो, ये भी तो बराबर ही होंगे। तो हमने यहाँ से उठा करके इसको भी कॉमन ले लिया, इसका नाम है b² प्लस c²। तो ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, और कॉमन लेने के बाद एकदम से अगला ब्रैकेट शुरू कर देना होता है। फर्स्ट टर्म से इसको कॉमन ले लिया तो L बचा, सेकंड टर्म से इसको कॉमन ले लिया तो M बचा। अब यहाँ पर आप सभी का आंसर ऐसा ही आया था, b² प्लस c² और L प्लस M। मैंने कहा कि अगर आप दूसरी तरह से पेयरिंग करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट शायद पहले आए, ये वाला ब्रैकेट शायद बाद में आए, लेकिन आंसर दोनों ही केसेस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अभी आप तैयार हैं फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन जो है वो पोल में करने के लिए? अगर तैयार हैं तो वाई टाइप कर दें, मैम डाउट है तो पूछ लो। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं जिससे मुझे पता लग जाएगा खुद ब खुद ही कि कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो आप कुछ कह रहे हैं ज्योति? यस मैम। मैम एक बार आप 4th लाइन से दोबारा समझा दोगे, वो b² c², उसके बाद ये L p², ये कैसे है मैम? मतलब जो आंसर निकला है ना ये, हाँ। अच्छा ठीक है, इसको मिटाते हैं, कुछ करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इनकी जोड़ी बना ली थी, इनकी पेयरिंग कर ली थी। फिर क्योंकि हमने दो दो के ग्रुप बनाए हैं तो हम कॉमन भी दो दो में ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दोनों के ही पास L कॉमन है, तो L को हम एक बार लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन है। कॉमन चीज को हमेशा ही बाहर लिखते हैं और एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, कॉमन लिख लिया L बाहर, फटाफट से अपना ब्रैकेट शुरू कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर वो चीज लिखी जाएगी जो L के अलावा बच रही है। जैसे कि फर्स्ट टर्म से L गायब कर दिया तो क्या बचा इसके पास बचा b²। सेकंड टर्म से L गायब कर दिया तो इसके पास बचा प्लस में c²। ठीक है, सेम वैसे यहां पर करें अगर, तो इसके पास M कॉमन है, इसके पास भी M है, इसके पास भी M है, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे M को, ब्रैकेट कर देंगे शुरू। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में M कॉमन आया है, तो थर्ड टर्म में M के अलावा बच रहा है c² और फोर्थ टर्म में M के अलावा बच रहा है b²। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये बन के आ गया एक्सप्रेशन। फिर हमने देखा कि इन दोनों में अभी भी कुछ कॉमन है, वो है b² प्लस c², क्योंकि एडिशन में आप चाहे तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो लेकिन मतलब तो सेम होता है। आप चाहे 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, दोनों तो बराबर ही होंगे। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इट मींस इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमने पूरा का पूरा ब्रैकेट ही बाहर कॉमन लेके लिख दिया है। जैसे ही कॉमन चीज लिख दी वैसे ही ब्रैकेट शुरू कर दो। फर्स्ट टर्म में इस पूरे को कॉमन लेने के बाद क्या बचा, तो L बचा। ठीक है, और सेकंड टर्म में इस पूरे को कॉमन लेने के बाद क्या बचा, तो प्लस का M बचा। तो बस यहीं पे हमारा आंसर जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी भी डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है अगर? चलिए तो अभी हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, जिसका डाउट होता है ना वही माइक ऑन करके बोला करें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। आप कहते हैं नो मैम, मुझे लगता है कि शायद डाउट होगा ना, तो जिसका डाउट है वही माइक ऑन करके पूछे। ठीक है, अभी के लिए किसी का माइक ऑन नहीं हुआ तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा है, ध्यान से इसको कीजिएगा बच्चों। यहां पर देखिए तो a x की पावर 2
प्लस में b y की पावर 2 प्लस में b x की पावर 2 प्लस में a y की पावर 2। यहां पर भी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पेयरिंग करना चाहते हो। a के बेसिस पे पेयर करना चाहते हो तो इसकी और इसकी पेयरिंग होगी। अगर x स्क्वायर के बेसिस पे पेयरिंग करना चाहते हो तो इसकी और इसकी पेयरिंग होगी। दो तरह से पेयरिंग हो सकती है, लेकिन आपको जैसा भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से पेयरिंग करें। ठीक है, अपने हिसाब से इनके ग्रुप बनाएं, रीग्रुपिंग करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। चलिए, बिल्कुल आराम से सोच समझ के सॉल्व कीजिए। कब कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है, सब कुछ ध्यान से देखना है। उसके बाद अपना आंसर देना है पोल में। तो अभी 2 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, हैंड रेज कर लें जिन्होंने आंसर दे दिया है, और बाकी बच्चे आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, दीपांशी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। और एक और स्टूडेंट ने आंसर दिया है, सुष्मिता। ठीक है, अभी 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चों ने। हाँ, आंसर दे के हैंड रेज कर लो। दीपांशी, सुष्मिता, खुशी, दीपिका, सलोनी, नेहा, प्रिया। अच्छा, निर्मला जी के नाम से कौन है, मैं शायद आपका नाम भूल गई अभी। माइक ऑन करके बता दे। मैम सोनिया। सॉरी मैम, मैम सोनिया। सोनिया, अच्छा अच्छा, सोनिया, ठीक है। सोनिया ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, निशा ने आंसर दे दिया है, अंजलि ने आंसर दे दिया है। अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ज्योति ने आंसर दे दिया है, और शुभलक्ष्मी लकीप्रिया आंसर दे चुके हैं, दिव्या ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 30 स्टूडेंट्स हैं और अभी 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, अभी किस किसने आंसर दिया, तो यशिका ने आंसर दे दिया है, खुशी ने आंसर दे दिया है। अच्छा, विपिन जी के नाम से कौन है बेटा, अपना नाम बताएं। हिमांशी ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, फिर से बताएं बेटा। मैम नंदिनी। नंदिनी, ठीक है। चलो, अभी रानी ने भी आंसर दे दिया है। 26 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 26 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। रूपांजलि, अंजलि, साधमा, दीपा, जिया, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो, तो अभी के लिए देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आए हैं, फिर पोल भी हम थोड़ी देर में एंड करने वाले हैं। 27 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 30 बच्चे क्लास में हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अगर कोई इसे सॉल्व अभी भी कर रहा है या कर रही है, अगर, तो आप माइक ऑन करके मुझे बता दें कि मैम मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा। 27 स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दे दिया था, जिसमें से बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है। तो चलिए देखते हैं बी राइट आंसर है या नहीं। ठीक है, पेयरिंग करेंगे। ए के बेसिस पे पेयरिंग की तो इसकी पेयरिंग हो गई ए वाई स्क्वायर के साथ, और कौन बच गया, तो बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर जो है वो उनका अलग से पेयर बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का बन गया है और इन दोनों का अलग से बन गया है। अभी हमने क्या किया, यहां से कॉमन ले लिया है ए को, तो अंदर बच गया है एक्स स्क्वायर, एक मिनट, अंदर बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और यहां से हम जब b को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, इसमें से अभी एक और चीज कॉमन आएगी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म से a बच गया, सेकंड टर्म से b बच गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि यहाँ पे x और y का स्क्वायर नहीं था, सी भी गलत है क्योंकि x प्लस ए वाई प्लस बी नहीं आया है, और डी भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है कि ऑप्शन नंबर बी राइट क्यों और बाकी गलत क्यों, तो माइक ऑन करके पूछिए, बाकी जिनको समझ आ गया है वो बस वाई टाइप कर देंगे। जिसको डाउट है उसी का माइक ऑन होना चाहिए, बाकी सभी बच्चे वाई टाइप करते जाएं। ठीक है, वेरी गुड। चले तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं पोल की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इसके भी आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। 15pq प्लस 15 प्लस 9q, देखो ये 9 है ये q है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है 9 ये है q, प्लस 25p। अब यहाँ पे एक हिंट आप सभी बच्चों के लिए है, गलती से भी इसके साथ इसकी पेयरिंग मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी पेयरिंग करते हो, यहां से तो 15 कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ पर भी तो देखें, यहां से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये 9 है, ये 3 3 में कटेगा, बंटेगा, ये 5 5 में बंटेगा, ये q है, ये p है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर आप इसकी पेयरिंग करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसकी पेयरिंग मत करना। 15pq की पेयरिंग आप चाहो तो इसके साथ करो, या इसकी पेयरिंग आप इसके साथ करो, ठीक है, लेकिन इसके साथ मत करना। बस यही था एक हिंट, बाकी अब आप इसको अब अच्छे से करें और ध्यान देना है। बिल्कुल देखो, सारे ऑप्शन यहाँ पे सेम है। अगर आपके 3 के साथ q आ रहा है तो ऑप्शन में भी आपने देखना है कि 3 के साथ q ही हो, या अगर आपके 5 के साथ q आ रहा है तो ऑप्शन में देखना है कि 5 के साथ भी q ही हो। 3 के साथ p आ रहा है तो ध्यान देखिएगा किस ऑप्शन में 3 के साथ p है, या 5 के साथ p आ रहा हो तो ध्यान से देखिएगा किसमें p है। मतलब इनके वेरिएबल भी ऑप्शन में चेंज कर दिए गए हैं। सब कुछ सेम रखा है पर वेरिएबल ही बदल दिए गए होंगे, तो ध्यान से करना। और एक और लास्ट हिंट कि सभी को आपने फैक्टर्स में तोड़ना है। 15 को भी तोड़ना है, 9 को भी तोड़ना है, 25 को भी तोड़ना है, और इस 15 को भी तोड़ना है। उसके बाद ही आप अपने राइट और एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसका आंसर देना है पोल में, तो जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए जिन बातों को ध्यान रखने के लिए कहा गया उनका ध्यान रखिएगा और अपना क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, वेरिएबल ध्यान से देखिए, एक p में है, दूसरा q में है, और किसके साथ p किसके साथ q, इसका भी तो ध्यान रखना है ना। और क्या चीज कॉमन है उसको भी ध्यान से करें, मतलब आराम से करें, सोच समझ के करें, कोई जल्दी नहीं है। 15 मिनट पूरे हमारे पास है, 4-5 मिनट भी हम इस क्वेश्चन को देंगे तो आराम से हो जाएगा। और जो आंसर देते जाएंगे वो हैंड डाउन करके रेज करना, ठीक है, हैंड को डाउन करके रेज करना, तभी मुझे समझ आएगा किसने आंसर दिया। ठीक है, अभी अंजलि ने आंसर दिया, रूपा, महक, प्रतीक्षा, मुस्कान, रूपांजलि, जिया, प्राची, शुभलक्ष्मी, लक्ष्मीप्रिया, नंदिनी, निशा, दीपिका। 7-8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। प्रिया ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, तो अभी देखती हूँ मैं कितने बच्चों के आंसर आए। 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को, मैं देख पा रही हूँ पोल में जिस तरह से, है ना। लेकिन कोशिश सभी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही गलत हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ट्राई करना हमारे हाथ में है। किस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, किस क्वेश्चन को हम ट्राई नहीं करते, ये पूरा हम पे डिपेंड करता है। तो जो चीज हमारे हाथ में है वो है ट्राई करना, तो ट्राई जरूर करें। सही होगा गलत होगा वो बाद की बात है, ठीक है। गलतियां होंगी उनको हम सुधार लेंगे, पर जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा, है ना। तो अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 27 स्टूडेंट्स, सॉरी 28 स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे कोशिश करें। वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हैं। 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी दें, ठीक है। अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। यशिका ने आंसर दे दिया, ठीक है। हाँ, हैंड डाउन करके रेज करते जाएं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। देखो, एक पी में होना चाहिए, एक क्यू में होना चाहिए, दोनों दोनों तो क्यू में नहीं हो सकते, तो इसका भी ध्यान रखो कि एक ब्रैकेट में पी वाली चीज हो, दूसरे ब्रैकेट में क्यू वाली चीज हो। दोनों ही पी के होंगे तो भी गलत है, दोनों ही क्यू के होंगे तो भी गलत है। तो अभी जो है वो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चे अब रहते हैं, क्योंकि 27 या 28 बच्चे क्लास में हैं और 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो जिन 10 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दें। सही हो गलत हो बाद की बात है, वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से ट्राई जरूर करें कि हाँ मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। तो अभी 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अब रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। 9:22 पे हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है, मतलब काउंटडाउन शुरू कर देंगे पोल एंडिंग का। अभी 9:20 हुए हैं, 2 मिनट में आपको और देती हूँ। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो फिर हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी 1 मिनट में कितने बच्चों के आंसर आते हैं, ठीक है। अभी 21 बच्चों ने आंसर दे दिया। ध्यान से बच्चों देखिए, अपने जो फोन की स्क्रीन है ना उसको जूम करो, क्योंकि ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हमें नजर नहीं आ रहे। जूम करके देखो, ऐसे आपकी स्क्रीन है ना, इसकी आपकी स्क्रीन है, इसको ऐसे करो तो ये जूम हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको फिर आपको देखो ऑप्शन कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ ऑप्शन अच्छे से नहीं दिख रहे, इसलिए गलतियां हो रही होंगी। ऐसे देखो तो आपको इतनी बड़ी स्क्रीन पे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। करते हैं अब हम 10 सेकंड्स का वेट। 9:21 हो चुके हैं, चलिए 22 तक कर ही लेते हैं वेट, उसके बाद करेंगे। 24 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 25, 26, 27, बस 3 बच्चे अब रहते हैं। तो अब हम कर लेते हैं वेट 10 सेकंड्स का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल अभी के लिए हो चुका है एंड 24 बच्चों ने आंसर दिए, और कितने बच्चों ने किसको अपना आंसर माना है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए बहुत ही इसमें कंफ्यूजन थी, तो बिल्कुल ध्यान से अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना था, कैसे इसका आंसर आना था और क्या इसका आंसर आना था, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। मैंने कहा था कि इन दोनों की पेयरिंग मत करना, इन दोनों की पेयरिंग करोगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं पेयरिंग। मैं पेयरिंग करने वाली हूँ P के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने लिखा 15PQ प्लस 25P, क्योंकि मैं किसके अकॉर्डिंग पेयरिंग कर रही हूँ, P के अकॉर्डिंग। इन दोनों का पेयर बन गया, कौन बच गया, तो 15 बच गया और 9Q साइड में बच गए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इनकी कर लो फैक्टराइजेशन। 15 को तोड़ेंगे तो 15 टूट जाएगा, 5 × 3
पी क्यू टूट जाएगा पी इंटू क्यू में, प्लस का साइन है तो प्लस लगा ले, 25 टूट जाएगा, 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, 15 को तोड़ो तो 5 3 15 और 9 को तोड़ो तो 3 3 9 और साथ में क्यू। कितने बच्चों का यहां तक का स्टेप बिल्कुल सही है, वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये पेयरिंग हो गई अब 2 2 की। अब हमने यहां से ढूंढना है कॉमन। तो मैंने देखा कि इसके पास जो कॉमन है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी p है, इसके पास भी p है, तो इट मींस 5p जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। अगर 5p कॉमन है तो बताइए फर्स्ट टर्म के पास क्या बच रहा है? मैम मैम 3Q प्लस में 5 5 ठीक है, बात करते हैं आगे इनकी। तो इन दोनों के पास कॉमन क्या है? सिर्फ मैम और 3 3, मैम सिर्फ 3 सिर्फ 3। ओके, तो 3 लिख दिया यहाँ पे, ब्रैकेट कर दिया शुरू। फर्स्ट टर्म के पास 3 के अलावा क्या बचा? मैम 5 क्यू प्लस में मैम 3Q 3Q। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 3Q + 5 लिखो, 5 + 3Q लिखो, एक ही बात है। तो यहां से कॉमन आ गया 3Q + 5। और बात करें इसके बाद, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू करना होता है, शुरू कर लिया, अंदर रह गया 5p + का 3। तो चलिए ढूंढते हैं। 3 के साथ Q होना चाहिए और 5 के साथ P होना चाहिए। 3 के साथ Q और 5 के साथ P। 3 के साथ Q है, जी हाँ। 5 के साथ P है, जी हाँ। 3Q के साथ प्लस होना चाहिए 5, तो 5 ही प्लस हो रहा है। यहां पर देखो ये वाला ब्रैकेट से मैच कर गया। और 5p के साथ प्लस होना चाहिए 3, तो यहां पर ये मैच हो गया कि 5p और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात देख करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है? क्योंकि 5 के साथ P होना चाहिए था। मैंने अभी तो कहा, आंसर में हमने देखा कि 5 के साथ P था, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ Q लिखा है, इसलिए ये गलत है। 3 के साथ Q होना चाहिए था, पर 3 के साथ P लिखा है, इसलिए ये गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि माइनस तो कभी आएगा ही नहीं। जब क्वेश्चन ही पॉजिटिव है, क्वेश्चन ही जमा का है, तो माइनस कहां से आ गया? इसलिए ये भी गलत। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ भी Q, इसके साथ भी Q, तो कैसे ये सही होगा? दोनों के दोनों Q तो नहीं हो सकते, एक Q में होता है, एक P में था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल गलत है। अभी बताएं, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि ऑप्शन नंबर डी सही क्यों और बाकी ऑप्शन गलत क्यों, तो मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो उसको भी कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इसमें आपको पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें डायरेक्ट बस कॉमन कॉमन ढूंढो और आपका आंसर आ जाएगा। x⁻2 साथ में y साथ में z, प्लस का साइन लगा दिया, x y⁻2 साथ में z, और एक और बार प्लस x y और z⁻2। आपने यहाँ पे उन चीजों को कॉमन लेना है जो सभी में नजर आ रही हो, जो इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, उसको कॉमन लेना है। वो एक चीज भी हो सकती है, 2 चीजें भी हो सकती है, 3 चीजें भी हो सकती है। ठीक है, कॉमन लेके बाहर लिख देना, ब्रैकेट शुरू कर देना। चीजों को कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म के पास क्या बच रहा है, सेकंड के पास क्या बच रहा है, थर्ड के पास क्या बच रहा है, उसको लिख लेना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है। जो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जब आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे तो अपना आंसर आप पोल में दे देना। ठीक है, चलिए, तो अभी एक आंसर आ चुका है, 3 आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, हैंड डाउन करके रेज करो, जैसे कि खुशी, दीपांशी, हिमांशी, सुष्मिता, चंचल। जिन्होंने आंसर दिया है वही हैंड रेज करें, क्योंकि 5 बच्चों के आंसर आए हैं। यशिका, सलोनी एंड नेहा, निशा,
8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी किसने हैंड रेज किया? 9 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। जो जिन्होंने आंसर नहीं दिया है ना, वो अपने हैंड डाउन कर लिया करें, ठीक है? जैसे अभी बहुत से बच्चों के हैंड रेज है ना, तो जिसने आंसर नहीं दिया है वो अपना हैंड पहले ही डाउन कर लिया करे। दिव्या ने हैंड रेज किया, मतलब दिव्या ने भी आंसर दे दिया है। दीपिका ने आंसर दे दिया है। रूपांजलि ने भी आंसर दे दिया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हैं या नहीं। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में वो पी क्यू था ना, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आया होता तो शायद आपके पूरे मार्क्स नहीं कटते, कुछ एक मार्क्स आपको मिल जाते, ग्रुपिंग के मार्क्स मिल जाते, फैक्टराइजेशन के मार्क्स मिल जाते। पर क्योंकि ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक गलती भी आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है ना। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम में जितना भी आता हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्या करो, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां से मार्क्स बन जाते हैं, चाहे हाफ ही बनेगा पर बनेगा जरूर, ठीक है? चलो, तो अभी देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आए हैं और कितने बच्चों को अभी आंसर देने रहते हैं। 16 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं। तो अभी देखिए बहुत से बच्चे रहते हैं। 11 बच्चे अभी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों अपना आंसर कर दे, क्योंकि क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है। तो अच्छे से इसको सॉल्व करो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। अच्छा, क्या कोई है जो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? अगर ऐसे हैं तो बेटा माइक ऑन करके बता दें। कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, मतलब अभी हैं जो सॉल्व कर रहे हैं। तो 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। मैंने कहा सही गलत हमारे हाथ में नहीं होता, पर हमारे हाथ में है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ट्राई करना। तो ट्राई करो और अपना आंसर पोल में दो, जैसा भी आता है बस आंसर दो, ठीक है? फिर सही होगा गलत होगा वो हम बाद में देख लेंगे। चलो। तो 9:34 तक ये क्लास रहेगी। 9:32 पे पोल एंड कर दिया जाएगा। तो अगर कोई आंसर दे रहे हैं तो बच्चों इसको सॉल्व करके आंसर दे दें। अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9:31 हुए हैं। 9:32 के बाद पोल एंड हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों जितने भी बच्चे रहते हैं वो थोड़ा सा इसको फास्ट तो नहीं कह सकते, पर हाँ सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है? नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है? चलो। अभी हाँ 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चे अब रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर पोल में जा करके दे दीजिए। ट्वेंटी 21 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी तक 9:31 ही हुए हैं। जैसे 32 होते हैं फिर हम काउंटडाउन शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, 22 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जो बच्चे रहते हैं वो भी कोशिश कीजिएगा कि पोल में आंसर दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 23 बच्चों ने, 23 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया और उसमें से बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें हमें कोई रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें जरूरत थी किसकी? तो फैक्टराइजेशन की। तो करते हैं फटाफट से इसकी फैक्टराइजेशन। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स को 2 बार लिखेंगे, वाई एक बार, जेड एक बार।
आगे देखें तो यहाँ पे x अकेला y का स्क्वायर है तो y 2 बार, z 1 बार। उससे आगे देखें तो x और y 1 बार और z को हम लिखेंगे 2 बार क्योंकि z का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, z इंटू z। अब मैंने देखा कि x y z तीनों में कॉमन है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। यहाँ से भी एक y मिल जाएगा, यहाँ से भी एक y मिल जाएगा, यहाँ से भी एक y मिल जाएगा, यहाँ से भी एक z मिल गया, एक z मिल गया, एक z मिल गया। तो हमने कहा कॉमन आ रही है तीन चीजें, वो है x y और z। कितनी बार? तो एक एक बार। कितनी बार? एक एक बार। ठीक है, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया। एक एक्स एक वाई एक जेड को हटाने पर फर्स्ट टर्म के पास क्या बच रहा है? x एक एक्स एक वाई एक जेड हटाने पर सेकंड टर्म के पास क्या Y. बच रहा है? वाई। एक एक्स एक वाई एक जेड हटाने पे थर्ड टर्म के Z. पास क्या बच रहा है? जेड। बिल्कुल सही। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट हो, इस क्वेश्चन को लेकर के किसी का कोई डाउट हो तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट एंड